ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। ज्वाइन करते रहेंगे लोग जैसे जैसे आएंगे। पहले तो बिफोर कोई टॉपिक टॉपिक वगैरह डिस्कस करें, बिहेवियरल इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं अभी। कुछ लोगों ने खुद ही एडमिट करके बताया हुआ है, एंड कुछ लोग पता नहीं कहाँ रहते हो, किस वंडरलैंड में, लाला लैंड में, आई डोंट नो। पहले तो मुझको ये बताओ, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाकी एग्जाम्स बीच में दिए हैं और वहां पे फेलियर हुआ है, एंड फिर वापस अब कौन कौन है ऐसे? हैंड रेज कर देना बस। आदित्य है, मतलब नॉट जस्ट गिवन अदर एग्जाम्स, जस्ट मतलब प्रिपेयर भी दूसरे एग्जाम का कोई बीच में कर रहा था। हनी, अभिलाष, अरुणिमा, आदित्य, सौरभ का मुझको पता है, आनंद, ये वो व्हाटएवर। तो भाई देखो, मतलब आई एम गाइडिंग यू फॉर सीएपीएफ, बाकी एग्जाम्स के लिए आई विल बी अनेबल टू हेल्प। अब मुझे नहीं पता तुम्हारे पास और ज्यादा अच्छा कहीं से गाइडेंस है, यू हैव सम सोर्स, यू हैव समवन क्लोज बाय जो अच्छे से तुम्हें गाइड कर पा रहा है, और यू जस्ट हैव परचेज सम कोचिंग समवेयर जहाँ पे वो तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। बट एज फार एज आई नो भाई, मैं तो जब प्रिपेयर करता मुझे कोई ऐसी गाइडेंस नहीं मिली थी। ठीक है, एंड उसके बिना भी आई डिड वेल। पॉइंट इज तुम लोग का एडवांटेज है इस चीज का कि यू हैव मी, कि तुमको मैं गाइड कर रहा हूँ भाई, फोन कॉल्स करते हो, मैं अटेंड करता हूँ 1-to-1। भाई हैंड राइटिंग पहचानता हूँ सबकी मैं। आई एम नॉट आस्किंग पीपल टू राइट देयर नेम्स इन द ऐसे कॉपीज, क्यों भाई हैंड राइटिंग पहचानता हूँ मैं सबकी। आई डोंट नो कि भाई और कोई इतना क्लोज गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है। व्हाट इज सैडनिंग इज, मतलब क्या चीज खराब लगती है मुझे, लोग तैयारी कर रहे होते हैं, अच्छी कर रहे होते हैं, दे आर कवरिंग देयर पोर्शंस, एंड दे गेट डिस्ट्रैक्टेड। सर ये आ गया था रास्ते में, तो मैं उसकी करने लग गया, मैं ये एग्जाम देने लग गया। भाई इन सब चीजों से यू आर लूजिंग योर टाइम। क्यों? क्योंकि अगस्त में तो सीएपीएफ का एग्जाम है, और मैं बार बार बता के लोगों को थक चुका हूँ भाई, इफ यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर सीएपीएफ नहीं होगा एग्जाम में सिलेक्शन। यू नीड टू प्रिपेयर एटलीस्ट एट द लेवल ऑफ सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स। शुरुआत से ये चीज बोलता आ रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों का मेनली सिलेक्शन होता है सीएपीएफ में, मेरा खुद का एग्जाम्पल है, बाय दोज हु हैव बीन वर्किंग विद मी, जिनको मैंने देखा है जो सिलेक्ट हो रहे हैं, 90% वही लोग होते हैं जो सिविल्स की तैयारी कर रहे होते हैं, एंड दे गिव सीएपीएफ। तो बाय नो मीन्स इट इज इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम पहले ये एग्जाम दे लेते हैं, और वहां पे नहीं होगा तो हम सीएपीएफ को क्रैक कर लेंगे। अगर ये वाला माइंडसेट लेके चल रहे हो भाई, यू कैन राइट इट ऑन पेपर, आज का डेट और टाइम डाल लो बाय सिद्धार्थ सिंह कोर्ट्स में कि नहीं होगा सिलेक्शन। ठीक है, तो ऑब्वियसली बिकॉज मतलब आई डोंट नो इट्स योर फर्स्ट प्रेफरेंस और नॉट, बट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार 6 मंथ्स बचे हैं, जिस लेवल का मैंने कंटेंट प्रिपेयर करने के लिए बताया हुआ, दैट इज वेरी हार्ड। ठीक है, आई एम नॉट गिविंग एनी कंपाइलेशंस, आई एम नॉट गिविंग एनी, मतलब अपार्ट फ्रॉम मैगजीन्स एंड ऑल, बिकॉज वो तो बेसिक सोर्सेज हैं। ठीक है, कोई ऐसे डेटा से बॉम्बार्डमेंट नहीं कर रहा हूँ कि ये लो एक पीडीएफ जिसमें सारी डेटा है, इसको याद कर लो। पहले तो वो उसका कोई फायदा नहीं होगा, एंड नंबर टू, बिकॉज जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, वो ये सारे सोर्सेज पढ़ते हैं जो मैं बताता हूँ। तो बाय मतलब बाय ऑल मीन्स ये जो मैंने कंटेंट बताया दैट इज टू मच टू स्टडी, तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज टाइम कि भाई कुछ और कर लेते हैं, नहीं होगा तो फिर वापस इस पे लग जाएंगे। बिकॉज अब देखो कई लोगों का ऐसे राइटिंग का डिस्ट्रप्शन हो चुका है पूरा। इनिशियली लिख रहे थे, अब छोड़ दिया है, भगवान जाने कब वापस आएंगे। अब मैं एक एक के पीछे तो नहीं भागता रहूंगा कि भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। कुछ लोग ने इनिशियली अच्छा एक स्टार्ट लिया था नवंबर दिसंबर तक, अब वो फिर बाकी एग्जाम में देने लग गए। आई नीड जस्ट समवन टू टेल मी, जिसने मतलब बाकी एग्जाम दिए होंगे या जिसका डिसरप्शन हुआ है। आई वांट समवन कि भाई खुद ही वॉलंटरली बताए मुझे कि कितना लॉन्ग उसका डिसरप्शन चला था, एंड व्हाट वाज द इम्पैक्ट। कौन बताएगा ये? कोई एक आदमी मुझको बताओ अभी, चलो। यस अरुणिमा, बताना। फिर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन होता है व्हेन आई वेंट फॉर माय एसएसपी, तो उसके पहले 1 महीना और आने के बाद 1 महीना, दैट वाज लाइक रियली मेस्ड अप हर तरफ से। एग्जैक्टली, आई एम जस्ट अब कोपिंग विद दैट। होता ही है, बिकॉज यार देखो, सबको यहाँ पे ऑफिसर बनने के लिए ही आया हुआ है। ठीक है, और अगर तुम लोग उसके बीच में ये सोचते हो यार कि तैयारी अभी मेरी पूरी हुई नहीं है, देखो अगर तैयारी पूरी हो जाती तो यू वुड हैव बीन सिलेक्टेड इन द लास्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। जरूरत ही नहीं पड़ती ये अटेम्प्ट तैयारी करने की। तैयारी कर रहे हो, इसी का मतलब ही है कि भाई मतलब नहीं हुई ना तैयारी पूरी, दैट्स व्हाई यू आर एमिंग फॉर 2025।
अगर आई एम एबल टू ड्राइव दिस पॉइंट होम इन योर माइंड्स कि भाई पहले तैयारी करनी है, सिलेक्शन बाद में आएगा। सिलेक्शन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, नॉट वाइस वर्सा। ठीक है, तो पहले तो प्रिपरेशन पे फोकस करो यार। एंड दिस इज लिमिट विच आई एम सेटिंग फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मैं उसी टाइम के हिसाब से गाइड करूंगा ना। मतलब आई एम अज्यूमिंग कि टिल अगस्त ऑफ 2025 यू आर इन प्रिपरेशन मोड। तुम एग्जाम गिविंग मोड में मत चले जाओ कि प्रिपरेशन तो गई साइड में, मैं पहले सिलेक्शन को एम कर लेता हूँ। सिलेक्शन को एम तो तुमको तब करना चाहिए ना जब तुम्हारा कंटेंट खत्म हो चुका है, जब तुमने सब कुछ पढ़ लिया है, यू हैव रिवाइज्ड, यू हैव गिवन मॉक टेस्ट, यू हैव डन इनफ रिटन प्रैक्टिस। अगर ये सब नहीं किया है तो यार आई डोंट नो कि नहीं हो सकता सिलेक्शन यार। समवन माइट से कि भाई मैंने तो 3 महीने पढ़ के कर लिया है, तो अच्छी बात है उसके लिए, बट आई डोंट थिंक ये हो पाएगा। एंड ये ऐसी चीज है जो डिसरप्शन है ना, ये आते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो पॉइंट इसकी ऑलरेडी एक्सटर्नल डिसरप्शंस हैं, और तुम अगर खुद से ही अपने ऊपर इम्पोज किए ले रहे हो कि भाई मैं तो बीच में ये एग्जाम दे आऊंगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं ट्रेन पकड़ के वहां जाऊंगा एग्जाम सेंटर में, वहां एग्जाम दे के आऊंगा, वहां कुछ खा लूंगा, बीमार पड़ जाऊंगा, फिर मैं 10 दिन तक बीमार पड़ा रहूंगा, एंड देन आई वोंट प्रिपेयर। दिस वोंट वर्क आउट टू योर फेवर। व्हाट विल वर्क आउट टू योर फेवर इज कि तुम एक डेडलाइन इम्पोज कर लो अपने ऊपर कि इस डेट तक आई विल जस्ट प्रिपेयर, आई विल नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर एग्जाम्स। किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना है। जो कंटेंट बताया हुआ है मैंने, बिकॉज मैं उसी के हिसाब से गाइड कर रहा हूँ तुम लोगों को, उसको तैयार करते रहो और अगस्त तक कर लो अच्छे से। जिन लोगों ने अभी से, लोगों को पैनिक होने लग गया है, पीपल आर ऑलरेडी पैनिकिंग कि सर ये तो टाइम खत्म हो रहा है, कुछ तैयार नहीं हो पा रहा है, आई फील कि नहीं कर पाया, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। भाई टाइम इसलिए वेस्ट कर दिया ना बिकॉज यू वर डिस्ट्रैक्टेड। मैं तो डे 1 से आई हैव बीन टेलिंग यू कि अब ये पढ़ लो, अब ये पढ़ लो भाई, अब ये चीजें कर लो, बट उसके अलावा तुम लोग पता नहीं एडवेंचर लैंड में अपने जाके पता नहीं क्या कर लेते। ठीक है, कुछ लोगों ने ऑनेस्टली एडमिट कर लिया, एंड दैट्स अ कमेंडेबल थिंग। जिन्होंने ऐसे काम किए हुए हैं बट दे आर नॉट एडमिटिंग, इट्स अ वेकअप कॉल फॉर यू ऑल। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे दे रहा था तो बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे थे। थोड़ा सा भी एनालिटिकल एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन टाइप का ऐसे देता हूं, देन यू पीपल फॉल्टर। उसका रीजन ही यही है, बिकॉज यू नॉट स्पेंडिंग टाइम विद योर सोर्सेस। जो सोर्सेस बताए हुए थे, अगर उनको अच्छे से करते रहोगे ये सब इश्यूज नहीं आएंगे। तो अगेन आई विल से भाई प्लेंटी टाइम है अभी भी, आई एम देयर टू गाइड यू। भाई प्रैक्टिस हमारी अच्छी चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। जिसने पीछे अच्छे से प्रिपरेशन किया हुआ है उसके पास अभी टाइम है टू पुल योरसेल्फ अप। तैयारी कर लोगे तो सिलेक्शन हो जाना है। तो ये तो ओवरऑल बात हो गई जो तुम्हारा एक अप्रोच होना चाहिए इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल, यू कैन नॉट अफोर्ड डिस्ट्रैक्शन। और अगर तुम्हें लगता है कि यू कैन एम सम अदर एग्जाम एंड उसको क्लियर कर सकते हो, तो बाय ऑल मींस कर लो उस काम को, बट देन सीएपीएफ में यू विल बी इन जेओपार्डी, नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, क्योंकि यार लोग ज्यादा तैयारी के साथ आ रहे हैं। मतलब हमने अपना टारगेट सेट किया है कि भाई हमने लास्ट सितंबर में स्टार्ट किया था, and we are aiming that till August of this year we will prepare and will get selected. But there are people जो 2 साल 3 साल 4 साल की प्रिपरेशन के साथ भी एग्जाम में बैठ रहे हैं एंड pretty serious candidates. तो अगर तुम बीच में डिस्ट्रैक्ट होकर कुछ और कर रहे हो, then you shouldn't hope for selection. ठीक है, क्योंकि there are people who are better prepared, who are writing better answers and they are performing overall better than those who are getting distracted and doing other things in between. तो फिर तब क्या होगा कि तो तुम्हारा टाइमलाइन स्ट्रेच हो जाएगा, क्योंकि अगस्त तक प्रिपरेशन हो नहीं पाएगी अच्छे से। इस साल यू विल परफॉर्म पुअरली बिकॉज डिस्पाइट एवरीथिंग गोइंग वेल, एग्जाम में कुछ ना कुछ दिक्कत आती है जो कि टोटल एक्सटर्नल है, यू कैन नॉट एंटिसिपेट दैट। तो वो तो गड़बड़ कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। और अगर तुमने खुद से ही कुछ ऐसे काम कर लिए हैं तो फिर यार यू आर लूजिंग टाइम एज वेल एज यू आर लूजिंग द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो इन चीजों को रिस्क मत लो। अगस्त तक का टाइम है हमारे पास, तैयारी करते रहो एंड 6 मंथ्स इज गुड इनफ टाइम, खराब नहीं है। बट ये है कि पीछे से अच्छे से यूटिलाइज कर रहे थे तो अभी बहुत सॉलिड पोजीशन में हो सकते थे। कुछ लोग हैं जो सॉलिड पोजीशन में है तो उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं है बस अपना डायरेक्शन और अपने एफर्ट्स करेक्ट कर लो अभी। तो नंबर 1 चीज ये थी। नंबर 2 बात है कि कई लोग जैसे अपना कुछ शेड्यूल सेटिंग वगैरह करते हैं, तो आई वांट टू से कि डू नॉट गो इनटू द रिवेंज प्रोडक्टिविटी मोड। रिवेंज प्रोडक्टिविटी क्या होती है मैं बस समझाता हूँ
कि लेटेस्ट से तुमने दिन भर टाइम पास मार दिया है, कुछ नहीं पढ़ा दिन भर, अब तुम रात को 12 बजे सोचते हो कि आप तो ऐसी की तैसी मैं तो पढ़ के रहूंगा, मुझे तो सिलेक्शन लेना ही लेना है, ठीक है, तो तुम क्या करते हो 12 से 4 बजे तक सुबह पढ़ लेते हो उस दिन। अब अगले सुबह उठोगे तो फिर क्या है कि अरे यार सर भारी हो रहा है, टाइम से सो जाना चाहिए था, और फिर पूरे दिन अगेन यू आर डिली डैलिंग कि पढ़ रहा हूँ, मन नहीं लग रहा है, अब क्या करूँ, तो मैं बाहर चला जाता हूँ, थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ, दोस्तों से बात कर लेता हूँ, सेम साइकिल विल रिपीट, और रात को 12 बजे फिर तुम अकेले बैठे होगे और फिर ये सेम सोच रहे होगे कि यार दिन भर तो पढ़ा नहीं, अब तो बदला लेकर रहूंगा मैं, बिकॉज यू आर नॉट प्रोडक्टिव द होल डे, यू डिसाइड कि एंड ऑफ द डे पे मैं प्रोडक्टिव हो जाता हूँ, दिस इज रिवेंज, ठीक है, तो रिवेंज प्रोडक्टिविटी की साइकिल में मत पड़ो भाई, जो तुम्हारा टाइम शेड्यूल जिसने भी अलग अलग बनाया होगा, ठीक है, आई एम सेइंग दिस वेरी क्लियरली, 6 to 8 hours ऑफ स्टडी इज इनफ इन अ डे, अगर इतना कर पा रहे हो इट इज वेरी गुड, नहीं कर पा रहे हो तो भाई उस दिन को वो तो चला गया है, उसके पीछे अपना अगला दिन बर्बाद मत करो, स्टार्ट अफ्रेश अगले दिन से, या वेन एवर यू फील कि आई एम रेडी तभी करो, ये रिवेंज वाले मोड में मत चले जाओ, ठीक है, कि अब कई लोग अभी मैसेजेस आने लग गए हैं कि सर मैंने पीछे तो टाइम वेस्ट कर दिया था, क्या मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा या हो सकती हूँ या ये या वो, भाई देखो ऑल यू कैन होप इज कि जो भी टाइम है उसको बेस्ट पॉसिबल यूज कर पाओ, वो बेस्ट पॉसिबल यूज कर पाना इनफ है या नहीं है, दैट इज नॉट योर जॉब टू असेस, ठीक है, वो यूपीएससी का काम है, तो जस्ट वर्क हार्ड एंड जितना टाइम बचे उसमें मेहनत करते रहो, ठीक है, रिवेंज प्रोडक्टिविटी वाला माइंडसेट मत लाओ दिमाग में, भाई सबके कैमराज ऑफ हैं, आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, ऑन करो सब, क्या ये ठीक है, अच्छा नीचे ऑन कर रखे हैं, फर्स्ट पेज में सबके ऑफ हैं, व्हाटएवर, ठीक है, तो ये दो बातें थी, अब इसके बाद एसेस की बात कर लेते हैं, तो आई थिंक किसी एक बंदे ने अच्छा लिखा था, वो कौन था, वो शिवम था जिसने ऐसे टॉपिक 14 एवोल्यूशन ऑफ इंडियन फेडरलिज्म पे अच्छा लिखा था, कौन था भाई, हैंड रेज करो। यस सर। शिवम भाई बताना क्या टॉपिक था, तुमने क्या अप्रोच करके क्या लिखा है, मतलब इट वाजंट परफेक्ट बट आई थिंक बेस्ट ऐसे तुम्हारा ही आया था इसमें, तो जस्ट आई वांट एवरीवन टू फैमिलियराइज देमसेल्व्स, बताओ भाई। सर वो सर इवोल्यूशन पे लिखना था, तो हमने देखा है कि सर कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ है अभी तक, जैसे जैसे हमने सर स्टार्ट किया था कि 1935 से जो हुआ है, और अब तक जो 2018 में जो हुआ था, जो दिल्ली वर्सेस दिल्ली एनसीटी वर्सेस सेंट्रल, सर थोड़ा लाइब्रेरी में लेट हिम फिनिश, तब मैं अपना बताता हूँ जो मेरे दिमाग में था। सर थोड़ा लाइब्रेरी में, इसलिए हाँ भाई वो तो यार अच्छा फंडामेंटल लिमिटेशन, कोई दिक्कत नहीं, काफी लोग वैसे ही कर रहे हैं। तब तक कोई और बता दो, जब तक वो एक सूटेबल प्लेस में जा रहा है, कौन बताएगा उसका एसेस कितने लोगों ने पढ़ा था, बिकॉज मैंने मार्क भी किया था, कितने लोगों ने शिवम का ऐसे पढ़ा था। 1 2 हैंड रेस कर दो, आनंद ने पढ़ा, सूरज ने पढ़ा, हनी ने पढ़ा, ओके मतलब सबने नहीं पढ़ा है, भाई देखो जो रिमार्क्स मैं दे रहा हूँ टेक देम वेरी सीरियसली, ठीक है, भाई टाइम लगता है कॉपीज चेक करने में, एंड देन वो उसमें रिमार्क्स डालें, फिर बताने में किसका ऐसे पढ़ लो, तो इफ यू आर नॉट पुटिंग इन दोज एफर्ट्स तो भाई क्या फायदा है, ठीक है, तो चलो बेसिकली व्हाटएवर शिवम भाई बाद में जब ऑनलाइन आएगा वो बता देगा, आई जस्ट टेल कि क्या था इस टॉपिक में, टॉपिक था द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, ठीक है, अब कुछ पिटफॉल्स बता देता हूँ, व्हाट द टॉपिक मीन्स एंड व्हाट द टॉपिक डजंट मीन, टॉपिक इज नॉट टॉकिंग अबाउट इंडियन फेडरलिज्म, नंबर 1, कई लोगों ने क्या किया है, दे हैव डेल्ट विद इंडियन फेडरलिज्म एट लेंथ, मतलब उन्होंने सोचा अच्छा इंडियन फेडरलिज्म ये तो मुझको आता है, मैं लिख दूंगा इस पे, बहुत बढ़िया, ये फंस गया मेरा टॉपिक, अब देखो अब मैं दिखाता हूँ एग्जामिनर को, बट टॉपिक वो नहीं था, टॉपिक था एवोल्यूशन का, इंडियन फेडरलिज्म जब से स्टार्ट हुआ है उससे लेकर आज तक कैसे वो इवॉल्व हुआ है, ठीक है, उसके बारे में तुमको बात करनी चाहिए थी। अब कुछ और पिटफॉल्स क्या है, भाई देखो अब इंडियन फेडरलिज्म का जो हम एक इनिशियल पॉइंट ले सकते हैं, दैट कैन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ठीक है, वहां से लेकर आज की डेट तक क्या चला है इसमें, अब सबको पता है कि भाई फेडरलिज्म क्या है, डिवीजन ऑफ पावर होता है बिटवीन यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट, ये वो सब, और बाय रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें ये सब चीजें हो गई।
अब व्हाट यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड इज जो इंडियन फेडरलिज्म है जब वो स्टार्ट हुआ था, भाई शिवम यूर बैक ऑनलाइन, बताना अगर तुम बता सकते हो भाई। निकल से वापस लाइब्रेरी में चला गया है, या बता रहे हो, बताओ भाई। जैसे लिखा था सर मैंने कि कैसे कैसे चेंज हुआ सर उसमें। हेलो, पहला जो था सर फेज वो वन पार्टी सिस्टम था, उसके बाद सर वन पार्टी फेडरलिज्म था, उसके बाद फिर एक्सप्रेसिव फेडरलिज्म था ड्यूरिंग द। भाई तुम्हारा वॉइस क्लियर नहीं है, ठीक है। इमरजेंसी से पहले और सर इमरजेंसी के बाद जैसे नए नए पार्टीज का उदय हुआ था सर उस समय। हेलो, आवाज आ रही है? यार शिवम तुम्हारा वॉइस क्लियर नहीं है, ठीक है, तो आई गेस कि बाद में बता सकते हो, बट आई वांट टू नो कि यार तुमने सोर्सेस क्या रेफर किए थे, कहाँ से पढ़ा है, तुम्हारा ऑप्शनल था या तुमने ग्रेजुएशन में पढ़ा था या सर्च किया, कैसे, मतलब हाउ डिड यू राइट दैसे? बहुत सारे सर आर्टिकल्स पढ़े थे वैसे, जैसे ओआरएफ का आर्टिकल था और 2-3 और सर आर्टिकल पढ़े थे। ठीक है, गॉट इट, मतलब उसने रिसर्च करके लिखा था, आई गॉट इट, फाइन, थैंक यू भाई। तो पॉइंट यही है, देखो उसने रिसर्च करके लिखा था, दैट इज व्हाई ही कुड राइट टर्म्स लाइक दिस, मतलब उसने बेसिकली मेरे ख्याल से वन पार्टी सिस्टम, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, डोसाइल फेडरलिज्म, कुछ ऐसी बातें की हुई थी। अब ये बात किसी के ऐसे में नहीं मिला है मुझे, किसी मतलब सेकंड किसी पर्सन के मिला नहीं। व्हाट आई हैव सीन मोस्टली इज रेटोरिक कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो मतलब अभी चल रहा है, ठीक है, कि जो गवर्नमेंट जनरली बातें करती हैं वो तुम लोगों ने लिख दिया है, बट जो एक टेक्निकलिटी आनी चाहिए थी टॉपिक वो मिसिंग थी। केवल उसके ऐसे मिला था। तो आई जस्ट गो बैक टू माय ओन असेसमेंट, तो उसमें बता रहा था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से शुरू कर लो, आज की डेट तक तुमको आना है। अब यू कैन राइट इट इन अ मल्टीपल वेज, बट बिकॉज एवोल्यूशन की बात करो तो बेस्ट अप्रोच वुड बी कि तुम एक टाइमलाइन बेस्ड एक ऐसे लिखो, तुम उसमें फर्स्ट फेज दिखाओ जब 1935 में जो भी फॉर्मलाइज किया गया था एक्ट में, फिर उसके बाद जो हमारा फ्रीडम के बाद पहला हमने फेडरलिज्म का रूप देखा था कि हर जगह कांग्रेस थी, कांग्रेस सिस्टम था इंडिया में, ठीक है। अब कांग्रेस सिस्टम क्या था, किसने नाम दिया था भाई, कौन बताएगा मुझे, बताओ, हु गेव द टर्म कांग्रेस सिस्टम? सर भाई कोठारी करके यस, कोठारी है, यस, ठीक है। एंड बेसिकली कांग्रेस सिस्टम क्या है, वो ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी बिकॉज इट वाज सो बिग एंड उसके अंदर इतने सारे एलिमेंट्स थे, जो भी डिसेंट वगैरह होता था वो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही छोटे छोटे फैक्शंस वगैरह में जो उसके पार्ट्स है उसी में वो क्लियर कर लेते थे, ठीक है। तो दिस वाज कांग्रेस सिस्टम। अब ये था इंडिया में टिल जवाहरलाल नेहरू वाज देयर, तो पहले जो देखा गया है दैट वाज, अब कोई उसको अलग अलग नाम दे सकते हैं, आई एम जस्ट रेफरिंग टू जो एक आर्टिकल अभी लेटेस्ट आया था डी सुब्बा राव का, तो उन्होंने उसको बोला कि डोसाइल फेडरलिज्म था ये। मतलब क्या है कि जो सेंटर ने बोल दिया वो स्टेट्स ने कर लिया, एंड बिकॉज दे आर इन हार्मनी तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये पहला फेज हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि भाई रीजनल पार्टीज खड़ी थी, जो सेकंड फेज आता है, रीजनल पार्टीज खड़ी होती हैं, उनकी डिमांड्स स्ट्रॉन्गर हो रही होती हैं, और फिर जो कांग्रेस एज अ सिंगल मोनोलिथ था वो ब्रेकअप होता है। तो फिर क्या है कि जो रीजनल एस्पिरेशन है उनको वॉइस देने लगता है, स्टेट्स आर गेनिंग देयर आइडेंटिटी, दे आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर वीजा वी सेंटर। अब कई लोगों ने क्या किया है कि इस चीज को समझाया है, लेकिन ज्यादा ही समझा दिया है, क्वासी फेडरल था, ये था, वो था। भाई जो तुम फेडरलिज्म को एक्सप्लेन करना चाह रहे हो उसको बस तुम अपने इंट्रोडक्शन में कर दो एंड बी डन विद इट, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज, तुम अगर इंट्रोडक्शन को देखोगे, इंट्रोडक्शन कुड बी कि तुम फेडरलिज्म को डिफाइन कर दो, उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में प्लेस कर दो, और जहां से तुम्हारा मेन बॉडी स्टार्ट हो रहा है आफ्टर दैट पैराग्राफ कवर इट फेज टू फेज। नंबर 1 फेज मैंने बता दिया, नंबर 2 फेज बता दिया कि जब स्टेट्स वो हो रहे थे, जनता पार्टी मूवमेंट वगैरह था एंड स्टेट्स वर गेनिंग आइडेंटिटी, इसके बारे में लिख दो। थर्ड फेज वुड बी जहां से एलपीजी आया था 1991 ऑनवर्ड्स, क्योंकि उस टाइम इकोनॉमिक ग्रोथ करनी थी, इंडिया थोड़ा फॉल्टर कर रहा था, तो उस टाइम ये जरूरी था कि सेंटर और स्टेट्स आपस में कोऑपरेट करके काम चला पाए। सो दैट वाज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कि भाई बिकॉज ग्रोथ इंश्योर करनी है, पॉवर्टी हटानी है, ये करना है, वो करना है, एंड बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और ये सब रिफॉर्म्स भी किए जा रहे थे। तो दैट वाज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कि कोऑपरेट कर लेते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट या कॉम्बैटिव वो सब चीज करने के अलावा।
फिर जब वो भी फेज आता है, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि बिकॉज अब इकोनॉमी लिबरलाइज हो चुकी है, भाई स्टेट्स को भी जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी वो ज्यादा कर रहे हैं, भाई ज्यादा शेयर्स दे रहे हैं। इसके पहले एक चीज क्या जरूरी है, यू शुड कवर दैट 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि उसके पहले थर्ड ईयर था ही नहीं, सेंटर एंड स्टेट्स थे बस, ठीक है। बट वो एलपीजी के बाद ये भी एक रिफॉर्म आया है, तो इसको भी इंक्लूड करना जरूरी है, बिकॉज एसेंशियली भले ही वो पावरलेस है जो भी है, दैट्स अ सेपरेट और टॉपिक ऑल टुगेदर, लेकिन एक थर्ड ईयर भी ऐड हो गया है जिसको सीधे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला हुआ है आपने, ठीक है। तो वो एक पॉइंट आपको ऐड करना था। उसके बाद कम ऑन टू ये वाला जो एरा चल रहा था अभी तक कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का, स्टेट्स आपस में कॉम्पीट करते हैं कि भाई हमें ज्यादा एफडीआई चाहिए, हमारे यहाँ इंडस्ट्री आके लगा लो, हम ज्यादा लेबर लॉस को रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इसका कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का। अब ये भी जब फेज निकल जाता है, कम टू द करेंट डे, आज क्या चल रहा है, तो ऐसे तुमको कंक्लूड ये करना चाहिए था कि आज हमारे पास एक सेंट्रल मतलब स्ट्रॉन्ग फिगर है एट द सेंटर। तो व्हाट इज हैपनिंग इज बिकॉज एक पार्टी है जो विच हैज गवर्नमेंट एट सेंटर, तीस थर्ड गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है, एंड स्टेट्स में भी वो पार्टी काफी सारी जगह है। इफ यू कैन मेंशन द स्टेट्स वेरी गुड, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये लिख दो कि जिस स्टेट में सेम पार्टी गवर्नमेंट है वहां पे थिंग्स आर कंसिडरेबली स्मूथर बाकी स्टेट्स कंपैरिजन में। और जहां पे अपोजिशन की गवर्नमेंट है वहां पे क्या देखते हैं कि वो स्टेट्स आपस में भी लड़ते हैं, सेंटर से भी लड़ाई चल रही होती है, और जो लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज चलते रहे, जैसे गवर्नर का रोल है। अब इसमें तुम एग्जांपल दे सकते थे भाई, केरला में, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, दिल्ली में चल रही है ये सारे इश्यूज। फिर तुम रिसेंट एग्जांपल देते हैं हरियाणा और दिल्ली का, उन्होंने बोला कि यमुना के पानी में ये वो सब, ज्यादा डिटेल में कोट मत करो, जस्ट गिव अ हिंट कि मतलब स्टेट्स आपस में भी उनके स्क्वाबल्स चल रहे हैं जो लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज से रिलेटेड टू वाटर शेयरिंग दिस एंड दैट। एंड नंबर टू, सेंटर और स्टेट के बीच में भी फ्रिक्शन है, और काफी सारे लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज जो रिजॉल्व हो जाने चाहिए थे वो आज तक नहीं हो पाए। अब उसमें तुम लिख देना चीजें कि भाई अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, डेवोल्यूशन ऑफ फाइनेंसेस, ये सब चीजें, सपोर्ट टू स्कीम्स, ये वो, ठीक है। और फिर लास्ट में तुम लिखते कि भाई जो एवोल्यूशन ऑफ इंडियन फेडरलिज्म है ये टाइम के साथ साथ जो भी रिक्वायरमेंट्स चाहिए उसको सूट करता रहा है, बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इतना फ्लेक्सिबिलिटी प्लस एक पर्टिकुलर डिग्री ऑफ रिजिडिटी दिया हुआ है कि हम इसको अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज चल रहे हैं, जब तक उनको रिजॉल्व नहीं किया जाएगा, ये छोटा मोटा फ्रिक्शन बना रहेगा, विच विल हैम्पर इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिलेशन ऑफ राइट्स, ये वो जो भी लिखना है लिख देना। तो ये तुम्हारा ऐसे का स्ट्रक्चर था। अब मतलब आई डोंट नो कि यार ये इतना सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे था। आई एम अज्यूमिंग कि कई लोगों ने चलो ये सारे टर्म्स नहीं यूज किए होंगे कि डोसाइल फेडरलिज्म, कॉम्बैटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव, कॉम्पिटिटिव नहीं यूज किए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोगों ने इसके अलावा पता नहीं क्या क्या लिख दिया है, एवोल्यूशन के अलावा वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं। तो बी क्लियर ऑन टू थिंग्स, टॉपिक इज नॉट ऑन फेडरलिज्म। अगर टॉपिक तुम्हारा ये आता है कि इंडियन फेडरलिज्म हैज प्रूवन टू बी समथिंग, कुछ इस टाइप का, तो तुम फेडरलिज्म पे ज्यादा बात करो। लेकिन इस ऐसे में पर्टिकुलरली यू जस्ट हैव टू टॉक अबाउट एवोल्यूशन, टाइम के साथ कैसे कैसे चेंज होके आज की डेट पे क्या चल रहा है, ठीक है। तो अब आई वांट सम फीडबैक कि भाई जिन्होंने अपना ऐसे लिखा था प्लस जिन्होंने शिवम का ऐसे पढ़ लिया होगा, बट अब मेरा भी वर्जन सुन लिया है, तो आई वांट कि भाई तुम लोग बताओ कि क्या गलतियां हुई थी। दो तीन लोग रेज योर हैंड्स एंड टेल मी। अरुणिमा, यस बताना। So first of all, I started with the ancient past of Indian federalism. So वहाँ पे गलती हुई थी. And introduction में I haven't defined federalism at all. And then I didn't mention any the phases of federalism. And I think मेरी ऐसे बहुत ही generic बन गई है. तो I never mentioned कि वो particular issues क्या है federalism में, अभी क्या चल रहा है वो I haven't mentioned. तो I guess that's the main issue with myself. ठीक है, गुड। देखो कई लोग क्या करते हैं, बहुत जनरल ऐसे लिख देते हैं, यू डू नॉट गिव एग्जांपल्स, यू पीपल डू नॉट गिव एनी रीसेंट डेवलपमेंट, और
कोई ऐसे एग्जाम्पल देता भी है तो दैट इज आउटडेटेड। भाई 10 साल पहले का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हो भाई? यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, यू आर रीडिंग मैगजीन्स, यू आर रीडिंग करंट अफेयर्स, करंट एग्जाम्पल्स यूज करना, ओपन अप योर आइज भाई। इफ यू पीपल कीप ऑन चेजिंग कंपाइलेशंस एंड दिस ऑल तो नहीं हो पाएगा, ठीक है भाई। न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो, यू जस्ट विटनेस कि भाई दिल्ली में इलेक्शन हुआ था एंड देन हरियाणा का चीफ मिनिस्टर वाज गोइंग टू यमुना लिटरली एंड देन पानी पी रही है, वो सब चीजें, फोटोज वर देयर। फिर अरविंद केजरीवाल वाज सेड कि यमुना का वाटर पॉइजन दिस एंड दैट। भाई यूज दिस इंफॉर्मेशन ना, लिखो इसको ऐसे में कि भाई मतलब रिसेंटली दिल्ली एंड हरियाणा क्लैश्ड ओवर ये वो वाटर्स। भाई दीज आर चीफ मिनिस्टर्स, ठीक है, स्टेट में नंबर 1 पे। भाई मतलब इससे ज्यादा क्या जाओगे इससे ऊपर, ठीक है। और फिर इसके अलावा जो इश्यूज तुम लोग देखते रहते हो जनरली कि भाई केरला में क्या चल रहा है, यहाँ वेस्ट बंगाल में क्या चल रहा है, तमिलनाडु में क्या हो रहा है। भाई यूज दिस एग्जांपल्स। भाई इतना तो ब्रेन अप्लाई करो ना कि दिस इज मेनली हैपनिंग बिकॉज वहां पे बीजेपी रूल गवर्नमेंट नहीं है। जो भी ऑपोजिशन में ऑपोजिशन पार्टी की गवर्नमेंट होगी, दे विल ट्राई टू क्रिएट अ कंट्रोवर्सीज एंड मतलब दीज आर पॉलिटिकल पार्टीज, दे विल डू पॉलिटिक्स। तो जब तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन है, यूज इट इन योर एसेस, मेक इट मोर रेलेवेंट टू द रिसेंट टाइम्स, ठीक है। और समवन एल्स जो बताएगा क्या गलती की थी, यस हनी बताओ। मैंने स्टार्टिंग करी थी फेडरलिज्म की डेफिनेशन से, फेडरलिज्म क्या है, फिर उसके बाद मैंने सर उसे इंडियन फेडरलिज्म के बारे में बताया कि इंडियन फेडरलिज्म क्या है। तो 2 बार तो सर गलती ये हो गई। एंड गलती ये करी है मैंने सेंटर को बीच में रखते हुए, सेंटर के बारे में ज्यादा बात करी है कि सेंटर ने क्या क्या करा है। सर जीएसटी हो गया सर, 370 हो गया आर्टिकल, सर इसके बारे में ज्यादा बात करी है। स्टेट को कहीं लाया नहीं मैं, ना ही कोऑपरेटिव वगैरह, ना ही ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बारे में बताया, मैंने कहीं नहीं बताया इसके बारे में। तो सर मुझे लगता है मेजर प्रॉब्लम ये थी मेरी, कोर इश्यूज गायब थे सर मेरे एकदम। ठीक है, देखो अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के बारे में बात नहीं कर रहा, दैट्स नॉट अ वेरी बिग इशू। यू कैन स्टार्ट सिंस इंडिपेंडेंस एंड दैट इज फेयर इनफ। और नंबर 2 क्या बात है कि जैसे तुम बता रहे थे कि ये जीएसटी काउंसिल वगैरह, नीति आयोग, यू कैन इंक्लूड दीज एग्जांपल्स इन वो वाला जो फेज है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म वाला। एंड मतलब कि वो बिकॉज स्टेट्स आर डिमांडिंग कि भाई नहीं हमें भी रिप्रेजेंटेशन देना है, वी वांट ग्रेटर डेवल्यूशन ऑफ फाइनेंसेस, तो उसमें ये चीजें आ जाएंगी। नाउ यू कैन इंक्लूड आल्सो दिस फाइनेंस कमीशन एंड ऑल, वो उसमें कर सकते हो, ठीक है। एंड किसी ने अगर ये सारे एग्जांपल लिखे हैं, मतलब आई हैव नॉट कोटेड दिस स्पेसिफिकली, बट तुमने अगर ये सब चीजें लिखी हैं कि भाई जैसे वो जब डोसाइल फेडरलिज्म था तो प्लानिंग कमीशन था, जो प्लानिंग कमीशन बोलता था वो सब एक्सेप्ट करते थे कि हाँ भाई अब तो यही होगा यही होगा, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल यूज कर सकते हो, ठीक है। और कुछ सर बाकी सर यही था, लेकिन सर मैंने 2 चीजें इसमें एक्सेप्ट कर दी थी कि इंडियन फेडरलिज्म जो है वो भी मैंने इसमें मेंशन कर दिया कि उसके बारे में बता दिया मैंने इंडियन फेडरलिज्म क्या है, और फेडरलिज्म की डेफिनेशन भी दे दी। सर ये गलती सर हो गई सर दोनों तरफ से, सर मुझे लग रहा है ये मेन गलती लगी मुझे। बेसिकली व्हाट आई वांटेड टू सी वाज कि मतलब तुम पहले फेडरलिज्म का एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दो, डोंट जस्ट सेट कि पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ये एंड ये। लिखो कि पावर इज डिवाइडेड बाय अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन द यूनिट्स ऑफ फेडरेशन, दैट इज इंडिया के केस में स्टेट्स हैं और सेंटर है, ठीक है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड दे दो एंड देन देयर यू गो, इंट्रोडक्शन हो गया, स्टार्ट विद द मेन बॉडी, ठीक है। आनंद तुम बताना, तुमने हैंडल किया था। आनंद तुमने हैंडल सर किया मेरे था। सर हाँ मेरे केस में अगर मैं बात करूं तो जैसे कि शिवम और मेरे ऐसे में अगर कंपेयर करता हूं तो काफ़ी सारी सिमिलरिटी देखने को मिलती है। मैंने जैसे कि उन्होंने बात किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कांग्रेस पार्टी की जो मोनोपोली हो गया 1970 और 80s के टाइम पे, उसके बाद में रीजनल पार्टी का डेवलपमेंट होना, और 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स की बात की थी, और मतलब एलपीजी रिफॉर्म्स की बात की थी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आया उसके बाद में, आफ्टर 2014 एरा ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म आया, ये भी बात किया, और जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया था 2016 में, तो उससे फिस्कल फेडरलिज्म ये भी आया। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के 2 केसेस को कोट किया, केशवानंद भारती केस और एसआर बोमई 1994 वाला केस, उनको करके और मैंने कंक्लूड किया था। बट जो प्रॉब्लम्स कहाँ आई कि एक तो थोड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को कुछ ज़्यादा ही एलोबरेट किया था, इतना कोई करने की जरूरत नहीं थी वो, क्योंकि वो बेसिक था लेकिन मैंने उसको कुछ ज़्यादा ही जो है ओपन किया। और उसके बाद में जो नहीं करना था वो किया था कि आर्टिकल 1 था जो यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, उसमें उसको भी थोड़ा डिफाइन किया। 7th शेड्यूल में जो लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट और स्टेट लिस्ट, उनको भी काफ़ी ज़्यादा एलोबरेट किया, उनके
जो सब्जेक्ट मैटर को बताया वो सब नहीं करना था, मतलब वो सब का तो कोई तुक ही नहीं बनता था, क्योंकि इवोल्यूशन की बात करनी थी फेडरलिज्म की, तो वो सब मैंने एक ही पैराग्राफ में इतना कुछ उनको बड़ा चढ़ा के बताया था, तो वो सब भी नहीं करना था। और कंक्लूजन के टाइम पे मैंने कंक्लूजन में तो बस इतना ही लिखा था कि जैसे कि पहले सेंट्रलाइज लाइक इंडियन फेडरलिज्म है वो पहले सेंट्रलाइज सिस्टम से होके और अब मोर बैलेंस्ड मॉडल की तरफ पे जा रहा है, और ये मतलब नेशनल यूनिटी और रीजनल ऑटोनॉमी की अब हम बात करने लगे हैं ऐसे करके। तो और चैलेंजेस भी परसिस्ट, ऐसे बताए थे कि चैलेंजेस भी हैं काफी, सेवरल चैलेंजेस वी आर हैविंग, बट स्टिल बाय सम इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स एंड रिफॉर्म्स एंड ऑल, सो हम उससे करके एक अच्छा खासा एक बैलेंस मोड बना सकते हैं। तो ऐसे करके कंक्लूड किया था इसको, बट जो नहीं करना था वो बस यही किया था कि आर्टिकल 1 हो गया। बेसिकली आई गेस तुमने गलती क्या किया ना, तुमने इंट्रोडक्शन बहुत लंबा लिखा है। यू हैव डिफाइंड, पहले आर्टिकल 1 की बात की है लंबी लंबी, फिर तुमने उसकी भी बात की है, दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, तुमने फिर लिस्ट बताई है अलग अलग। ये मैं समझने की कोशिश कर रहा था, दिस इज ऑल रिलेटेड टू फेडरलिज्म, बट हमें बात करनी है एवोल्यूशन ऑफ फेडरलिज्म पे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है? तो बस वही दिमाग में रखना है, और थोड़ा सा स्पेसिफिसिटी मिसिंग थी, मतलब आई गेस कि तुमने ये सारे टर्म्स मतलब लेटर ऑन के तो यूज किए हैं जो ज्यादातर करंट अफेयर्स में आ जाते हैं, मतलब ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, लेकिन इनिशियल एरा का आई डोंट थिंक कि तुमने यूज किया था। तो पॉइंट वही है कि भाई जो भी टॉपिक लिख रहे हो थोड़ा सा रिसर्च कर लो, इट्स नॉट दैट हार्ड। भाई अगर किसी ने एनसीईआरटी भी ढंग से पढ़ी होती ना, उसमें ये पूरा डेवलपमेंट बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है ऑल दिस इंडिपेंडेंस के बाद से, ठीक है? और फिर चलो ये टॉपिक विल क्लोज इट हियर, बिकॉज सबसे खराब ऐसे अभी तक लोगों ने इसी में लिखे हैं, एंड दैट वाज बिकॉज दिस रिक्वायर्ड सम एनालिसिस एंड सम रिसर्च ऑन योर पार्ट, जो कि नहीं किया गया था। अभी कर लेना, दोबारा देख लेना इस चीज को। और फिर ऐसे टॉपिक 13 था, द कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट डेवलपमेंट शुड नॉट बी बोर्न बाय द फ्यूचर जनरेशंस। इसमें लोगों ने मोर और लेस अच्छा लिखा है, बट देखो इसको कुछ लोगों ने दे हैव जस्ट कन्फाइंड इट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है? तो बेसिकली इस ऐसे में तुम्हें ध्यान क्या देना है कि कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट डेवलपमेंट दो पार्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट डेवलपमेंट और शुड नॉट बी बोर्न बाय फ्यूचर जनरेशंस। तो नंबर 1 पे तो तुम ये कवर कर लो कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट डेवलपमेंट, क्या कॉस्ट हम पे कर रहे हैं। तो कॉस्ट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू रिसोर्सेज, फाइनेंशियल कॉस्ट भी है उसकी, ह्यूमन कॉस्ट भी है, ठीक है? तो जब ये एंगल समझ लोगे देन यू कैन राइट कि व्हाई शुड इट नॉट बी बोर्न बाय द फ्यूचर जनरेशंस। सिंपल सा रीजन है कि भाई अगर हम आज सारे रिसोर्सेज खाए जा रहे हैं तो कल के लिए क्या बचेगा? अगर हम ऑलरेडी ज्यादा लेवरेज करके फिर हम डेवलप कर रहे हैं ज्यादा डेट लेकर, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट तो फ्यूचर जनरेशन को पे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें कवर करनी थी जो मोर और लेस लोगों ने अच्छे से किया हुआ है। इसमें कोई कुछ बताना चाहते तो बता दो अभी। Anyone wants to say anything? नहीं है, ठीक है। तो बस मैं एक बार बता देता हूँ, इसमें मेनली तुम लोग को क्या ध्यान देना है कि डोंट जस्ट लिमिट योरसेल्फ टू द इन्वायरमेंट वाला पार्ट, ठीक है? कई लोगों ने क्या किया, उन्होंने बस इन्वायरमेंट पे लिखा है, यू हैव नॉट स्पोकन अबाउट एनीथिंग अबाउट फाइनेंशियल पोर्शन ऑफ इट। सब कुछ फाइनेंस से ही चल रहा है, तो केवल फॉरेस्ट, ऑयल, इन सब की बात मत करो, फाइनेंस को भी इंक्लूड कर लेना, ठीक है? तो तुम लोग का ऐसे बैलेंस हो जाएगा। एग्जांपल्स देते रहना, हर जगह एग्जांपल देते रहोगे तो अच्छा बन जाएगा। ऐसे तो स्टार्ट विद कि मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट से स्टार्ट कर सकते हो, यू कैन डिफाइन इट, और उसके बाद आ जाओ कि अभी क्या चल रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ डिग्रेडेशन, क्या क्या क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कितने नेशंस हैं जो मतलब ये सिंक वगैरह होने के, सबमर्ज होने के थ्रेट में है। एंड ये वाला जो पूरा बात है ना, इसमें एक अच्छा एंगल जो मैं फाइनेंस वाला बात कर रहा हूँ, इन्वायरमेंट का यू पीपल हैव रिटन वेरी वेल, बट फाइनेंस वाले में शो दिस कि बिकॉज जो प्रेजेंट डेवलपमेंट का मॉडल है दैट इज स्क्यूड टुवर्ड्स दोज हु हैव हायर परचेजिंग पावर। जो आजकल के जितने भी फ्रूट्स ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट आ रहे हैं उसको सबसे ज्यादा कौन कंज्यूम कर रहा है? द एफ्लुएंट क्लास, ठीक है? इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो और रिसोर्सेज कंसंट्रेट करते जा रहे हैं अपने पास। तो जो बेसिकली अभी जो मॉडल है दैट इज नॉट इक्विटेबल, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो गैप है ये इंक्रीज होती जा रही है,
ठीक है, बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, उसकी गैप बढ़ती जा रही है, और जो पुअर है वो तो भले ही उसका यू कैन से कि इनकम इंक्रीज हो रहा है, बट परचेसिंग पावर इतनी नहीं बढ़ पा रही है, बिकॉज फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट इतने इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं। और देन यू कैन यूज दैट डेटा कि 10%, हाँ, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बढ़ रही हैं, देन यू कैन कोट दैट डेटा कि 10% लोगों के पास 90% ऑफ द वेल्थ, इस टाइप की बातें कर सकते हो। और तब आओ कि बेसिकली दिस इज क्रिएटिंग एन एंडलेस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो पुअर है वो तो पुअर ही रह गया। तो ये जो फ्यूचर पुअर जनरेशन हैं, इनके लिए हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो इन सब चीजों की बात करोगे, मतलब नॉट जस्ट कवरिंग द इन्वायरमेंटल एंड दैट एस्पेक्ट, ठीक है, इसमें तुम्हें फाइनेंशियल एस्पेक्ट एंड सोशल एस्पेक्ट को भी कवर करना है। तो जब ये तीनों एंगल कवर कर लोगे, देन यू कैन गो ऑन टू द कंक्लूजन कि भाई ठीक है, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स वगैरह हैं उनमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है? फाइनेंसिंग की आ रही है। इन इश्यूज को एड्रेस किया जाना चाहिए। जब इन इश्यूज को एड्रेस करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, तब नेशनल लेवल पे वी शुड फोकस ऑन कि जो फ्रूट्स आ रहे हैं डेवलपमेंट के, पहले तो डेवलपमेंट को इंक्लूसिव बनाओ सो दैट एवरीवन कैन पार्टिसिपेट, और जो डेवलपमेंट से रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो इस ऐसे में लिखना चाहिए था। अभी चलो ये भी ऐसे हो गया। जस्ट टेल मी कि किसने किसने वो आर्टिकल पढ़ा है फ्रीबीज वाला जो शेयर किया गया था रिसोर्सेज ग्रुप में? ठीक है, आई गेस अ लॉट ऑफ पीपल हैव रेड, तो आई गेस कंसेप्ट कुछ क्लियर हुआ होगा। कई लोगों ने अपने फ्रीबीज के आर्टिकल में दे हैव कंपेयर्ड इट विद वेलफेयर। वेलफेयर जिससे जरूरी नहीं है, एंड इफ यू कैन कोट दैट सटल डिफरेंस कि भाई बिकॉज जो टॉपिक मैंने दिया दैट वाज ऑन पॉलिटिकल फ्रीबीज, तो अब यू पीपल हैव अ गुड पर्सपेक्टिव। पॉइंट इज कि जब आगे से ऐसे लिखो यार, थोड़ा सा मतलब यू कैन डिस्कस अमंग योरसेल्फ आल्सो बिफोर सबमिटिंग द ऐसे। तुम लोग को अगर ये लग रहा है कि भाई नहीं मैं तो खुद ही अकेले बैठ के लिखूंगा, बिकॉज आई गेस फेब एंड के बाद से वी विल स्टार्ट विद वीकली टारगेट्स। उस टाइम तो ज्यादा ऐसे लिखने होंगे, टाइम नहीं मिल पाएगा। तो अभी ये सारे काम कर लो, आपस में डिस्कस करो और डिसाइड करो कि क्या अच्छा लिख सकते हो। आनंद, तुमने हैंडल्स किया, बताना। अच्छा ठीक है, उसने ऐसे ही किया होगा। तो ठीक है, वी विल कंक्लूड हियर। आई गेस सबको आ गया होगा अच्छा पर्सपेक्टिव। ये जो लास्ट के दो टॉपिक्स थे, किसी को कुछ ऐड करना है तो बताओ यार। कोई कुछ डाउट पूछना चाहता है, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है? नहीं, ये तो ठीक है, विल कंक्लूड। जस्ट मार्क माय वर्ड्स कि भाई टाइम कम हो रहा है, ठीक है, लेस देन 6 मंथ्स रिमेन। इस टाइम पे जितना तुम फोकस करके तैयारी कर सकते हो कर लो। और अरिंदमा, यस, बताना। So in that last like 12th number की essay में, can we add like how nuclear weapons or the deadly weapons that are in rise वो भी sustainable development के लिए harmful है और future generation के लिए harmful है, और जो war वगैरह चल रही है geopolitics वो add कर सकते हैं? जियो पॉलिटिक्स को यू कैन ऐड, बट देखो न्यूक्लियर वेपन्स को हाउ विल यू रिलेट इट टू डेवलपमेंट, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2, अगर तुम रिलेट कर भी लेते हो, देखो जस्ट बी क्लियर ऑन वन थिंग, जो भी तुम ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, तो उन सब से जो भी आइडियाज यू हैव इन माइंड, ईदर दे विल बी डायरेक्टली रेलेवेंट और दे विल बी रिमोटली रेलेवेंट। डायरेक्ट रेलेवेंस का क्या मतलब है? पोल्यूशन इज यस डायरेक्टली रिलेटेड टू डेवलपमेंट, न्यूक्लियर वेपन्स इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू डेवलपमेंट। ये एक दूर का रिलेशन है कि भाई न्यूक्लियर वेपन डेवलप करते हैं जिससे थ्रेट्स हो सकते हैं, उनको यूज करेंगे तो ये होगा, तब जाके डेवलपमेंट होगा। तो जो रिमोटली डेवलपमेंट है, यू शुड नॉट प्रायोरिटाइज दैट। ज्यादा फोकस रखो इस पे कि जो डायरेक्टली रिलेवेंट है उस पे बात कर लो। ठीक है, Okay sir. जस्ट अ So सेकंड, होल्ड ऑन। अरे यार ये आवाज कम कर लो ना पानी की, स्वीटी। अरे यार पानी की आवाज कम कर लो। अरे यार
सो ये बता रहा था कि जो भी डायरेक्टली रेलेवेंट है केवल उस पे बात करो, उसी में तुम लोग का 300 वर्ड्स कवर हो जाएगा। तो जो रिमोटली रेलेवेंट है उस पर इतना बात करने का जरूरत नहीं है। एंड कुछ लोग तो ये भी बोल सकते हैं कि भाई मतलब लेटर से कि तुम ये न्यूक्लियर वाला पॉइंट इंक्लूड कर लेते हो। अब इंडिया ने खुद न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए हुए हैं, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट अगर तुम देखोगे प्लस गवर्नमेंट का भी जो स्टैंड है वो देखोगे तो दे हैव सेड कि बिकॉज न्यूक्लियर डिटरेंस से सिक्योरिटी प्रमोट होती है और डेवलपमेंट तो सिक्योरिटी में ही हो सकता है। तो मतलब दिस इज अ स्लिपरी स्लोप, इस पे मत जाओ इन सब बात में। रिमोटली रेलेवेंट चीजों की बात करने की जरूरत ही नहीं, जो डायरेक्टली रेलेवेंट है उस पे बात कर लेना। क्लियर है अरुणिमा? Yes, sir. आई थिंक अ एक लॉट और ऑफ पीपल point, विल एग्री विद मी ऑन दिस, तो वैसे ही अप्रोच करो, ठीक है? हाँ और बताओ। सर आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करी है अभी, तो हम वो जो डोनाल्ड ट्रम्प अभी टैरिफ रेज कर रहा है तो उसको ऐड कर सकते हैं? हाँ कर दो, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको तो ऐड कर सकते हो कि जो अभी जैसे यूएस में लीडरशिप चेंज हुआ है और दिस हैज, ये तो देखो कितना इम्पैक्ट करेगा डेवलपमेंट कोई अलग बात है, बट अनसर्टेनिटी तो क्रिएट कर ही दी है ना। तो इसको लिख सकते हैं कि जो स्टैब्लिश ग्लोबल ऑर्डर है उसको डिसरप्शन हो सकता है जिसकी वजह से फ्यूचर डेवलपमेंट पे क्वेश्चन मार्क आता है। यस, यस यू कैन इंक्लूड दैट। ठीक है, बिकॉज दिस इज ऑल रिलेटेड टू जियो इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिक्स, हर चीज से रिलेटेड है। तो यस इसको इंक्लूड कर सकते हो, बट न्यूक्लियर वगैरह को मत करना, जरूरत नहीं है। ठीक है, Yes, sir. ओके फाइन इनफ। तो विल जस्ट कंक्लूड। भाई टाइम कम है, फोकस कर लो, तैयारी कर लो। जो भी प्रैक्टिसेस हो रही हैं ग्रुप में, जो भी ऐसे लिखे जा रहे हैं, आर्टिकल शेयर हो रहे हैं, उनको सीरियसली लो एंड बहुत मल्टीपल सोर्सेज के पीछे मत भागना। ठीक है, तो दैट विल बी ऑल एंड टेक केयर। अभी से आगे से भाई सीरियस रह के प्रिपरेशन करते रहो। ओके, नेक्स्ट रेस्ट या टेस्ट क्या चाहते हो भाई? रेस्ट चाहते हो कि टेस्ट चाहते हो? ओके टेस्ट, तो नेक्स्ट टेस्ट या संडे को है एंड दैट विल बी ऑन इकोनॉमी। ठीक है, तो बी रेडी। इकोनॉमी से मतलब मोस्टली स्टैटिक रहेगा बट तैयारी कर लेना। ठीक है, इसी संडे को है, वो मैं अनाउंस कर दूंगा टाइम एंड ऑल। ठीक है, ओके टेक केयर एवरीवन, बाय, टेक केयर।